हेलो एवरीवन, इट्स मी मोहन एंड यू आर वाचिंग BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस मस्ट वॉच कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हम लोग एक्साइज क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन अपना रिवीजन भी करते रहेंगे। तो आज हम लोग LLB के प्रीवियस ईयर पेपर 2017 पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग जो इसका पोर्शन करेंगे वो GS पोर्शन करेंगे। इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान देंगे और ये प्रैक्टिस सेट करते टाइम हमें ये आइडिया लगते रहेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या बाकी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। और जैसा कि हम पहले यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यही फॉर्मेट होगा। आप सोचेंगे सर 150 क्वेश्चन आप बताए थे। जी हाँ, तो 150 ही करना होगा आपको। ये 170 इसमें जो लैंग्वेज का दोनों पोर्शन है, हिंदी इंग्लिश, उसको मिक्स किया है, इसलिए 170 टोटल क्वेश्चन है। आपको अटेम्प्ट 150 करने हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको समय भी 2 घंटे का मिलेगा। और ये सेट 1 है, इसका PDF भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा आपके वीडियो के नीचे ही। ठीक है, तो हम लोग GS पोर्शन पे बात करेंगे। जैसे ये मैथ्स का पोर्शन है, ये आपको मैथमेटिक्स वाले सर कराएंगे, तो हम लोग केवल आज GS पोर्शन पे बात करेंगे। देखते हैं कहाँ से GS स्टार्ट हो रहा है इसमें। तो अभी तो GS नहीं आया, देखिए अभी ये इस बार, हाँ, यहाँ 31 से आप देख सकते हैं, यहाँ से GS पोर्शन स्टार्ट होता है और हम लोग 1 बाय 1 इनको पढ़ते जाएंगे। ये सभी पोर्शन हैं। जैसा आप देखिए, पहला ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेरे साथ ही रिवाइज कर सकते हैं आप सभी लोग। द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो पृथ्वी है सूर्य से किस दिन सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है? ऑप्शन विल बी 21 जून, 4 जुलाई, 3 जनवरी और 23 सितंबर। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। आपको मैं एक फैक्ट आपको पता होगा ज्योग्राफी में कि मिडिल में सन है और ये पाथ है इसका। तो इसमें एक अपसौर और उपसौर की एक घटना है, जिसमें माना जाता है यहाँ से डिस्टेंस कम और ज़्यादा है। यही आपको बताना है। और आपको, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। इसका राइट आंसर विल बी जो होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, 4 जुलाई को ये सबसे अधिक दूरी से होती है पृथ्वी सूरज से। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे कम दूरी है और यहाँ से अधिक दूरी है। तो ये जो अधिक दूरी वाली डेट है, ये नियर अबाउट 4 से 5 जुलाई के बीच में माना जाता है और एक्सपेक्टेड है। और सबसे कम दूरी जो है भी वो 3 जनवरी को मानी जाती है। ठीक है, तो इससे हमने दो फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 का। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बताना है कि जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, जो मिड लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, मध्य अक्षांश पे का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो जैसा कि आप ऑप्शन दे सकते हैं, सहारा, थार, अरेबियन, पेंटागोनिया मरुभूमि, पेंटागोनिया डेजर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग गेस करें और वीडियो को देखते देखते कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी करते जाएं। गलत होगा डोंट वरी, फिर उसको हम राइट करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4, पेंटागोनिया मरुभूमि। ये 32 हो गया हमारा। 33 देख लेते हैं। जो मेल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान कहलाती है। तो जहाँ पिघली हुई की बात आए, आप कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म, वैसे प्रॉपरली वो लिक्विड फॉर्म भी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी के टाइम फटता है। आप देखे होंगे ऐसे बुक्स में ऐसे पिक्चर्स बने होते हैं जहाँ भी पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, एमंग द फॉलोइंग रिवर विच वन इज द लॉन्गेस्ट। इसमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लंबी नदी हम जब भी बात करते हैं तो गंगा का नाम याद आता है हमें, लेकिन यहाँ पे इन ऑप्शन में से बताना है कौन सी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग गेस करें। राइट आंसर विल बी गोदावरी, जिसको वृद्ध गंगा मतलब ओल्ड गंगा
या एक और नाम से जानते हैं इसको, दक्षिण की गंगा। और इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्स 1465 1465 किलोमीटर है। तो इसको दक्षिण की भी सबसे लंबी नदी मान सकते हैं। और इन ऑप्शन में का राइट आंसर भी गोदावरी होगा। 35 देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। देखिए अभी तक कुछ क्वेश्चन सिंपल आप देख सकते हैं, कुछ का लेवल कम ज़्यादा हमें मिलता रहेगा। तो डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो डीजल लोकोमोटिव्स जो होते हैं, जहाँ पे डीजल कारखाने आप कह सकते हैं, रेल इंजन कारखाने, वो कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, इन ऑप्शन में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि डीजल इंजन, यहाँ पे डीजल इंजन है, रेलवे के डीजल इंजन का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वाराणसी होगा, हमारे बनारस वाराणसी में ही। इससे जुड़े 2-3 फैक्ट जान लीजिए। इसीलिए आपको आप बनारस में एक जगह सुने होंगे DLW। तो ये DLW का फुल फॉर्म है डीजल लोकोमोटिव्स वर्क, जहाँ पे रेल इंजन कारखाने इसका हिंदी हो जाएगा। हालांकि इसको अभी 2020 में 2019-21 में इसका नाम चेंज करके BLW कर दिया गया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। और इसका पर्पस था कि पहले केवल डीजल इंजन बनते थे, अब आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन बने, सोलर से रिलेटेड इंजन बने, तो इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि DLW जो है वो अब BLW हो गया है, ठीक है। अब 36 देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रेस द्वारा नोट छापने वाले विशिष्ट कागज का देश में कहाँ उत्पादन होता है। ये जो सिक्योरिटी प्रेसेस है, इस पे आप ध्यान देंगे कि इनका जो स्पेशल पेपर है, जैसे कि आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं या जो नोटरी फॉर्म होता है, एफिडेविट फॉर्म होता है, देखेंगे एक नोट जैसा इतना बड़ा होगा, ऊपर एक नोट की तरह बना होगा, उसमें से एक लाइनिंग होगी, तो वो उन्हीं को सिक्योरिटीज दस्तावेज डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो उनकी छपाई कहाँ होती है। और विशिष्ट यहाँ पे देखिए छपाई की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे कही गई है कि उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, हैदराबाद, होशंगाबाद एंड कोलकाता, देवास। तो आप सभी लोगों को एक फैक्ट पता होगा कि देवास में नोटों की छपाई होती है, जो हमारे इंडियन करेंसी हैं उनकी छपाई जो होती है वो देवास में होती है। और इसमें जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोग जानते हो तो ज़रूर बताएं, वो होशंगाबाद होगा। होशंगाबाद में उत्पादन होता है जो सिक्योरिटी प्रेसेस है। और होशंगाबाद कहाँ पड़ता है, ये MP में पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 36। नेक्स्ट 37 देख लेते हैं। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, केंद्रीय बैंकिंग का कार्य भारत में किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक जहाँ भी नाम आएगा इसका मतलब है बैंकों का बैंक, ठीक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वो कौन है, RBI। तो RBI की स्थापना कब हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ मान सकते हैं इसको। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी ऑफ ब्लैक मनी, काला धन की, जो काला धन ब्लैक मनी, इसका हिंदी काला धन ही है, काला धन की समानांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व। तो इसमें फैक्ट को देखकर आंसर बताना है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक आंसर ऐसे पढ़ते ही याद आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाती है, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी करती है, आय और धन को बेहतर वितरण को सुनिश्चित करती है, और उत्पादन के निवेश में बढ़ाने की सुनिश्चित करती है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर दें अगर आप लोग सभी लोग जानते हो तो। की बात हो रही है तो ब्लैक मनी क्या करती है, तो वहाँ पे यही हमको बताना, पैरेलल इकोनॉमी में जैसे अर्थव्यवस्था को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और सेकंड देख सकते हैं, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी करती है, ये कंसिडर कर सकते हैं हम। आय और धन के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करती है, ब्लैक मनी ये सब नहीं करता है। उत्पादन में निवेश को बढ़ाने की सुनिश्चित करती है, भी नहीं करता। तो राइट आंसर विल बी मौद्रिक
नीतियों को कम प्रभावी करती है। हम आंसर ऐसे भी करेंगे कि जब 3 गलत होंगे तो 1 सही है, ठीक है, जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा, जहाँ ज़रूरत होगी, यही चीज़ें हम इसमें सीखेंगे और प्रैक्टिस सेट्स में। अब हम 39 देख लेते हैं। 39 में है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टफ है। वर्ल्ड, आप कह सकते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड से रिलेटेड है। जैसे उरुग्वे राउंड्स के वार्ता के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अपना ये इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं। मैं हालांकि दोनों पढ़ते चलूँगा, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है केवल हिंदी ही पढ़ दूँ, कहीं इंग्लिश ही पढ़ दूँ, दोनों पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो WTO होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी लोगों को पता है, विश्व व्यापार संगठन। इसी वार्ता के जो उरुग्वे राउंड है, इसी निगोशिएशंस के रिजल्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो WTO। तो राइट आंसर विल बी 4th, ठीक है। 40 देख लेते हैं। अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि पॉलिटी में मैं आपको पढ़ाया हूँ। Who among the following was constitutional advisor of the Constituent Assembly of India? यहाँ एडवाइजर की बात की गई है, संवैधानिक सलाहकार किस निम्न में से कौन थे? तो आप सीधे से इसका आंसर करेंगे BN राव। BN राव। और BR अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रमुख रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। 40 का राइट आंसर क्या होगा? BN राव होगा। 41 देख लेते हैं। इंडिया बिकेम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। सिंपल क्वेश्चन है, किस दिन भारत कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950। इसको तो देखते ही आप सभी लोग आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है 42। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित एरिया के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी विशेष प्रावधान है? तो जब भी शेड्यूल की बात आएगी तो आप सभी लोग मेरा दिया या आप लोग को याद किया हुआ ट्रिक, अगर कोई और हो तो अच्छी बात है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। जैसे देख लीजिए, इसमें 7 तक दिया है तो 9 तक दिया है, 9 तक लिख लीजिए, TEARS ओल्ड PM। वैसे हमारा काम पहले ही हो जाएगा, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसमें दिया है कि अनुसूचित, जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे ट्राइब शेड्यूल्ड एरिया, तो इन सेवरल स्टेट, इसमें क्या है, इस शेड्यूल में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो अनुसूचित एरिया क्षेत्र है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, तो ऐसे जो है वो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा, देख लीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 5th शेड्यूल, राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2nd। 5वीं अनुसूची में ये जो स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है शेड्यूल्स एरिया की, वो किस में की गई? 5वीं अनुसूची में। 43rd की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस आधार पे मान्यता दी गई है, और जो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो 29, 30 है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों को किसके आधार पर दी गई मान्यता? वो 2 आधार पर दी गई है, फर्स्ट रिलीजन और दूसरा लिंग्विस्ट। आप इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो एक धर्म के आधार पे और दूसरी भाषा के आधार पे। तो यहाँ पे भाषा इसमें तो दिया नहीं गया है, इसमें दिया गया धर्म, जाति, जनसंख्या, रंग। तो राइट आंसर विल बी धर्म। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आप लोग जानते भी होंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, रिवीजन में भी एक बार फिर से पढ़ लेंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमुलेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का ऐलान किया जाता है? तो जब भी आपको पता है कि जब भी राष्ट्रपति शासन की बात आएगी, प्रेसिडेंट रूल्स की बात आएगी, आपके दिमाग में जो एक जनरल आइडिया आ जाना चाहिए कि किस में होता है। तो आप सभी लोग इसको अभी अपने से करें, तब मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 45 देख लीजिए, इसको अभी आप करके आप आंसर दीजिए मुझे, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड इज नॉट मेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा पद है या ऐसा पदाधिकारी है
जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एयरफोर्स का मुखिया जो उसको करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। आर्मी का मुखिया है जो आर्मी के चीफ उनको भी, लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसको ये अपॉइंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो रूलिंग पार्टी होती है अपने बीच किसी को भी लोकसभा का स्पीकर चुन सकती है आम सहमति से। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 45 का फर्स्ट। अब देख लेते हैं हम लोग, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जिसमें यूपी में संख्या कितनी है राज्यसभा के मेंबर्स की, तो आप सभी लोगों को पता है 31 है, और ओवरऑल कितनी है 2 3 3, और प्लस 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो कितनी हो जाती है संख्या 245। तो इसमें आप सभी लोग ऑप्शन देखिए कैसे इलेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन है इनडायरेक्टली, मोस्टली नॉमिनेटेड, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आप सभी लोगों को बता दें कि मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते टाइम कि इसमें राज्यसभा की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं आते हैं, ये विधान परिषद ऐसा चुनाव नहीं होता है। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी लोग को पता है कि हम वोट नहीं देते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, हम केवल लोकसभा के मेंबर्स को वोटिंग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वो होगा इनडायरेक्टली इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 47 देख लीजिए, द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, दो जो सत्र होते हैं उन दो सत्रों के बीच में कितने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। ये आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 6 मंथ है, अब 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कहा गया कि साल में मिनिमम 2 बैठकें होनी चाहिए और 6 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये होगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 48 विल बी हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ JNK जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि ये 2017 का, उस समय जब वहाँ पे अभी चीज़ें चेंज हो गई, आपको पता है 2019 से, तो लेकिन यहाँ पे 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है। और इसकी नियुक्ति, हालांकि ये तो हर राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, आप सभी लोग पता है राष्ट्रपति करते हैं। तो राइट आंसर विल बी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात आती है 49 में, किस चुनाव के बाद प्रथम बार कांग्रेस ने राज्यों में एकाधिकार शासन को खोया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांग्रेस से पूछा है। देखिए जब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 1967 का इलेक्शन था, 1967, उसमें क्या होता है कि उस समय 1967 में 16 स्टेट्स होते हैं, और इसमें सिर्फ कांग्रेस जो होती है केवल 8 स्टेट में ही जीत पाती है। मतलब मेजॉरिटी से ऊपर अगर 9 में पहुंच जाती तब एकाक मोनोपोली आप मान सकते थे, लेकिन आधा हो गई, इसीलिए इसको कहा गया है कि कांग्रेस लॉस्ट इट्स मोनोपोली। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट होगा 1967। ठीक है, अब बात आती है 50 की, निम्न में से कौन सा संविधान का संशोधन पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के बिंदु से संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इश्यूज ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज। तो आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जहाँ भी पंचायती राज की बात आएगी तो उसमें 2 आर्टिकल्स आप याद रखेंगे, और मैंने बोला भी था ये दोनों आर्टिकल्स अमेंडमेंट भाई हैं, और PM पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज़। तो यहाँ पे 73 है और ये 74 है। ठीक है, 1992 से अमेंडमेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी थर्ड, 73rd इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ये इस पूरे सेशन का सबसे सिंपल जो आंसर क्वेश्चन है वो यही है कि भारतीय संविधान का सबसे जो पहला संशोधन था वो कब हुआ था। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट
जो सबसे पहला अमेंडमेंट है वो 1951, जिसको लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं आप सभी लोग। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, सेकंड हो गया। 52 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बैंड द फ्लोरिंग क्रॉसिंग इन द पार्लियामेंट। दल बदल कानून, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। दल बदल का नाम लेते ही आपको आपके दिमाग में 52 आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दल बदल। और ये किसकी सरकार में हुआ था? ये हुआ था राजीव गांधी की सरकार के में ये अमेंडमेंट लाया गया था। और इस अमेंडमेंट में जो विधायक और सांसद अपनी पार्टी के विरुद्ध काम करते थे उन पे लगाम कसी गई थी। आप सिंपली इसको इस भाषा में समझिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं हालांकि अभी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर जो अगली क्लासेस में इसके आगे के और क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आई होप आपको आज ये जो हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया वो समझ में आया होगा। और जो और अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।